हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान सर बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। तो आज अपन बेटे रीड करने वाले हैं एड्स का भाग 2। एड्स भाग 1 में क्या पढ़ा बेटे, ये आपको याद होना चाहिए। वहां पर मैंने आपको दो टॉपिक लिए, एक तो मैंने परिचय लिया एड्स का और दूसरा मैंने आपको बताया था यानी ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, एड्स का संचरण कैसे होता है। तो बेटे एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो एड्स के परिचय में आपको क्या याद हुआ कि जो एड्स होता है बेटे इसका मतलब क्या है, बताइए जल्दी, इसका मतलब क्या है। तो एड्स का जो मतलब है वह है प्रतिरक्षा में कमी, क्योंकि एड्स की फुल फॉर्म आपको याद है ना, यानी एड्स की फुल फॉर्म क्या बेटे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इम्यूनो का माने प्रतिरक्षा और डिफिशियंसी का माने कमी, तो एड्स का मतलब है प्रतिरक्षा में कमी। अब जब प्रतिरक्षा में कमी होगी बेटे तो एक साथ कई रोगों से वह व्यक्ति घिर जाएगा। तो एड्स का दूसरा मतलब आप निकाल सकते हैं यानी जो है रोगों का समूह। यहां तक क्लियर हुआ बेटे। उसके बाद में इसका रोग कारक क्या है, तो रोग कारक आपको याद हो गया होगा HIV वायरस, है ना, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका मतलब है। उसके बाद में बेटे ये रोग कौन सा है, तो ये जन्मजात तो नहीं है, ये अर्जित रोग है, ये भी आपको याद हो। लेकिन अर्जित भी कौन सा है, तो फिर याद रखना STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी लैंगिक संचरित रोग है, जो कि यौन संपर्क से ये बीमारी होती है। यहां तक क्लियर। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो याद हो गया, यानी 1 दिसंबर को यह आता है। उसके बाद में बेटे कि पहली बार कहां पर इसको डिटेक्ट किया गया, तो याद है ना, अमेरिका में। कब किया गया, 1981 में। किस में किया गया, तो होमोसेक्सुअल पुरुषों के अंदर ये किया गया। भारत में बेटे इसको जो है लाए वह कहां पर, चेन्नई में। और राजस्थान में कहां पर किया गया बेटे, तो याद रखना यानी पुष्कर में। उसके बाद में बेटे अपन ने इसका संचरण पढ़ा। तो संचरण बिल्कुल सिंपल है कि हमारे शरीर में ये टी लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है। तो इसके जो वायरस RNA होते हैं वह टी लिम्फोसाइट कोशिका को संक्रमित करते हैं और वहां जाकर वो बदल जाते हैं वायरस DNA में। वायरस DNA बेटे टी लिम्फोसाइट कोशिका के DNA से जुड़ जाता है और जुड़कर उसे प्रेरित करता है कि तू नए वायरस कण बना। तो बेचारा वह उस कोशिका का DNA नए वायरस कण बनाता है। जब कई सारे नए वायरस कण बन जाते हैं तो ये टी लिम्फोसाइट कोशिका को तोड़ करके बाहर आते हैं, फिर अगली नई किसी टी लिम्फोसाइट कोशिका को संक्रमित करते हैं। तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि कई सारे जो है क्या कहते हैं टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट होती है और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण शरीर में बेटे एंटीबॉडी नहीं बन पाती, और जब एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी तो उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है और इस कारण से वे व्यक्ति कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। आज अपन यहां पर लेंगे बेटे, तो यहां अपन लेते हैं, इसका हमारा पहला टॉपिक आएगा यानी नंबर 1 टॉपिक इसका रहेगा और रहेगा यानी स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, यानी HIV की संरचना। HIV की संरचना, HIV की संरचना। तो यहां अपन इस वायरस की संरचना पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये किस तरह का वायरस होता है। तो इसका डायग्राम अपन यहां पर लेते हैं। पहले ये मैंने बनाया बच्चों, यानी ये वायरस का बाहरी प्रोटीन खोल है। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन खोल पाए जाते हैं, एक तो बाहरी प्रोटीन खोल पाया जाता है और एक प्रोटीन खोल पाया जाता है इसमें भीतरी प्रोटीन खोल। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर बाहरी प्रोटीन खोल। और इसी तरह से इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और प्रोटीन खोल होता है जिसको अपन कहेंगे भीतरी प्रोटीन खोल। तो ये यहाँ पर ये मैंने दूसरा प्रोटीन आवरण इसमें बनाया है। तो ये दूसरा प्रोटीन आवरण है जिसको अपन कहेंगे भीतरी प्रोटीन खोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस RNA के अंदर ये RNA और बाकी बेटे इसके अंदर ये प्रोटीन होती है यहाँ पर। इसी तरह से इसमें प्रोटीन आप बना सकते हैं, या यहाँ पर अपन इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये RNA वायरस है बेटे और इसके अंदर यहां पर ये दो आवरणों के बीच का स्पेस है।
तो थोड़ा सा समझ के आप डायग्राम बनाना, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बेटे डायग्राम आपको सही तरह से बनाने आने चाहिए, तब जाकर आप उसे सही कर पाते। तो ये दो प्रोटीन और यहाँ पर बन गए। उसके बाद में आप क्या देखते हैं, तो बेटे यहाँ पर इस तरह से ये इसके चारों तरफ लाइपोप्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होती है जो बाइलेयर होती है। ये बनी होती है बच्चों लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन से बनी इसके चारों तरफ ये लेयर होती है जो कि दो प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, जिसको आप कह सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह से ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बाइलेयर यहाँ पर होते बेटे। तो ये यहाँ पर है लिपिड की द्विआण्विक परत। कभी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड से बनी हुई द्विआण्विक परत होती है। तो यहाँ आप देख लें बेटे, तो ये लिपिड से बनी हुई द्विआण्विक परत है। उसके बाद में इसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पर इसमें बेटे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द आरएनए आपको देखने को मिलेंगे। ये एक आरएनए तो आपको ये मिलेगा और दूसरा मॉलिक्यूल्स आरएनए का आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। तो ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आरएनए के दो अणु हैं, ध्यान रखना, और हैं सिंगल स्टैंड है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ आप क्या देखोगे बच्चों, तो इसमें यहाँ पर यानी यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर इसमें ये पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद में आप इसमें यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर यहाँ पर बीच बीच में इसके अंदर इस तरह से ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये कोरोना वायरस के जैसा आपको यहां पर नजर आएगा बच्चों। ये इस तरह से यहां पर ये इसके पार्ट होंगे, याद रखना। तो ये है बेटे इसका ग्लाइकोप्रोटीन वाला पार्ट। अभी अपन लेबलिंग करेंगे इसकी। ये पूरे लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर ये धसा हुआ रहता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते बच्चों। ये आप इसको देख सकते हैं। तो यहां बेटे इसकी लेबलिंग अगर करें तो आप देखो ये यहां पर है यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये यहाँ पर बेटे ये ग्लाइकोप्रोटीन 41, यहाँ ये है लाइपोप्रोटीन के बने या लिपिड की बाइमोलिक्यूलर लेयर। इसको आप लिख सकते हैं बाई मोलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड, यानी ये लिपिड की द्विआण्विक परत है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में बेटे यहां आप देखें तो ये है आउटर प्रोटीन खोल, यानी इसको P17 आप कहेंगे, और इस वाले को इनर प्रोटीन को यानी P24 आप इसको कहेंगे। यहां पर बेटे ये आरएनए है, ध्यान रखना। तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आपको याद रखना है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और ये है बच्चों, तो इसको आप याद रखना, तो ये है यहाँ पर आरएनए, ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटे, एक सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर बन जाता है और ये डायग्राम है एचआईवी वायरस का। तो एक बार और आप ध्यान से समझ लें कि बेटे यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली में ये तो लिपिड है और ये प्रोटीन है। तो ये तो लिपिड की बनी बाइमोलिकुलर लेयर है और ये बेटे प्रोटीन में जो आउटर पार्ट आप दिख रहा है ये वाला, तो ये तो है ग्लाइकोप्रोटीन 120 है और इसके नीचे जो यहाँ से बनता है ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी 41 है। यहाँ तक क्लियर बेटे? ये एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ये जो आरएनए होता है बेटे, उसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। आरएनए के दो अणु हैं, याद रखना, ये यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, यानी दो अणु यहाँ पर आरएनए के आपको देखने को मिलेंगे और आरएनए के साथ में आपको क्या मिलेगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो आरएनए है ये दो प्रोटीन खोल से घिरे हुए रहते हैं बच्चों। तो दो प्रोटीन खोल कौन कौन से हैं? तो एक तो बाहरी प्रोटीन खोल है ये वाला, इसको मैंने कहा प्रोटीन 17 कहा, और एक इसके भीतर प्रोटीन खोल पाया जाता है जिसको मैंने कहा प्रोटीन 24। तो ये यहां पर आप याद रख लीजिएगा, ये है प्रोटीन 24। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ये एचआईवी वायरस है। तो आइए अपन देखते हैं कि इसका वर्णन क्या है। तो इसको ध्यान से देख लें कि ये आरएनए के अणु बेटे दो प्रोटीन आवरण से घिरे हुए हैं। पहला प्रोटीन आवरण जो सबसे भीतरी है वो 24 है और जो बाहरी है वो P17 है। उसके बाद में बेटे इस प्रोटीन आवरण के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण और मिलेगा, जिसमें बाइमोलिकुलर लेयर तो लिपिड की होगी और उसके बाद में ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये दो प्रकार की प्रोटीन इस लिपिड के अणुओं के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अपन देखते हैं कि इसका संरचना क्या है। तो संरचना में बेटे यानी इसमें पहला पॉइंट है मेरा संरचना का, और संरचना का जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्या होगा कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बेटे? एस आरएनए, ये जरूर याद रखना। और उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो एचआईवी वायरस है, एड्स का जो वायरस है, उसका जो आनुवांशिकी पदार्थ है, तो उसका आनुवांशिकी पदार्थ क्या है बच्चों? यानी मतलब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एसएस का क्या मतलब है? तो एसएस का मतलब याद करना, यानी इसका मतलब बेटे सिंगल स्ट्रैंड, यानी इसको आप कह सकते हो एकल श्रृंखला। सिंगल स्ट्रैंड यानी क्या कह सकते हो? एकल श्रृंखला। और इसके कितने होते हैं? 2। तो याद रखना बेटे, ये यहाँ पर 2 आरएनए होते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बनाया। तो ये यहाँ पर ये 2 आरएनए हैं, ये 2 आरएनए हैं और इनके यहाँ पर ये क्या पाया जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस वायरस का जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के 2 अणु होते हैं और इन पर ये विशेष एंजाइम होता है। याद करना, क्या नाम है बेटे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आरटीई शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना। तो इस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एड्स के वायरस का जो आनुवांशिकी पदार्थ है, एड्स के वायरस का जो आनुवांशिकी पदार्थ है वो है बेटे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखना है ना। उसके साथ में इस आरएनए के साथ में इस पर क्या प्रेजेंट आपको नजर आएगा? आरटीई। आरटीई क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां तक क्लियर? उसके बाद में देखो बेटे इस आनुवांशिकी पदार्थ, ये तो आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट बेटे। आनुवांशिकी पदार्थ आरएनए के चारों ओर 2 प्रोटीन के आवरण पाए जाएंगे, ये याद रखना, 2 प्रोटीन के आवरण पाए जाएंगे। एक आवरण तो बेटे इस तरह से मैंने बनाया कि एक आवरण तो ये सबसे बाहर पाया जाएगा इस तरह से, और एक आवरण मैंने इसके भीतर बनाया था इस तरह से, ये भीतर आवरण बनाया, ये भीतरी आवरण। तो ये जो बाहर वाला था ये तो P17 कहा और भीतर वाले को मैंने क्या कहा? P24 कहा। तो आप एक बार देख लें
कि आरएनए के चारों तरफ दो प्रोटीन आवरण उपस्थित होते हैं। तो पहला आवरण तो है भीतरी आवरण, यानी बेटे ये वाला आवरण। तो पहला आवरण जो है, जो आरएनए के जस्ट बाहर पाया जाएगा, वो तो क्या होगा, P24 होगा, ये याद करना। और ये बाहरी आवरण आपको नजर आ रहा है, तो बेटे ये बाहरी आवरण है नंबर 2, और ये बाहरी आवरण ये वाला है, तो इसका क्या नाम है, P17। तो यहाँ P का क्या मतलब है, P का माने है प्रोटीन। तो बेटे याद हो जाएगा कि सबसे पहले क्या याद करना है, आनुवांशिकी पदार्थ। तो जो एड्स का वायरस है उसका आनुवांशिकी पदार्थ क्या है, यानी आरएनए। आरएनए कौन सा है बच्चों, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इस आरएनए से संबंधित एंजाइम कौन सा है, तो याद रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो आरएनए है ना, ये दो प्रोटीन आवरणों से घिरा हुआ है। यहां सपोज करो कि ये तो बेटे यहां पर आपके पास में ये आरएनए है, एक अणु और ये दो अणु, तो ये यहां पर आपने आरएनए देख लिए। तो इन आरएनए के चारों तरफ दो प्रोटीन का आवरण है। जो बाहरी प्रोटीन का आवरण है वो तो बेटे ये रहा P17 है, यानी प्रोटीन 17। उसके बाद में भीतरी प्रोटीन का आवरण बेटे ये वाला है, जिसका नाम है P24। यहां तक क्लियर। फिर आप देखो, यानी थर्ड पॉइंट आप देखिएगा कि यह प्रोटीन आवरण किससे घिरा हुआ रहता है, लाइपोप्रोटीन लेयर से घिरा हुआ रहता है। अब लाइपोप्रोटीन का माने ये है कि इसमें बेटे एक तो ये लिपिड की क्या पाई जाएगी, द्विआण्विक परत, और इस द्विआण्विक परत में इस तरह से धसी हुई ये प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगी। तो लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन की जो लेयर है वो ग्लाइकोप्रोटीन 24, तो ये बाहरी आवरण है, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और जो भीतरी भाग होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी 41 होगा, सॉरी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो आप ये देख लें, ये इसकी संरचना है, बिल्कुल सिंपल सी संरचना है जो आपको याद हो जाने वाली है कि सबसे केंद्र में इसका जो कोर बनेगा, इसका जो सेंट्रल कोर बनेगा, वो सेंट्रल कोर तो क्या होगा बेटे, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यह आरएनए तो इसका क्या हो गया, सेंट्रल कोर हो गया। और आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं, ये भी आपको याद हो गए। आरएनए से रिलेटेड जो एंजाइम होता है वो भी याद हो गया, RT यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां तक क्लियर। फिर बेटे आपने क्या देखा कि इस आरएनए के चारों तरफ दो प्रोटीन के आवरण होते हैं, बाहरी और भीतरी। जो भीतरी आवरण होगा वो तो प्रोटीन 24 से मिलकर बना होगा, और जो बाहरी प्रोटीन आवरण होगा वह प्रोटीन 17 से मिलकर बना होगा। यहां तक भी क्लियर। इन दोनों प्रोटीन आवरण के भी बाहर, ये ध्यान रखना बेटे, इन दोनों प्रोटीन आवरण के भी बाहर एक लाइपोप्रोटीन की लेयर और पाई जाएगी, जो किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। लिपिड यहां पर वही द्विआण्विक परत के रूप में पाई जाएगी बेटे, और इस पर दो प्रकार की प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और एक मिलेगी ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है कि यह हमारे पास में क्या हो गया, एड्स के वायरस की संरचना। यहां तक क्लियर हुआ बेटे। आगे अपन पढ़ते हैं। तो आगे आता है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एड्स, यानी एड्स का जो है बेटे परीक्षण कैसे किया जाए, इसका पता कैसे लगाया जाए, यानी एड्स की जांच। इसको सीधा ऐसे याद रख सकते हैं बेटे आप, एड्स की जांच। एड्स की जांच यानी जांच कैसे की जाए, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। तो एक तो बेटे ये एलिसा टेस्ट होता है और एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो ये दो टेस्ट होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। एक तो एलिसा टेस्ट, ये वर्ड याद कर लेना, एलिसा। ये बेटे एंटीबॉडी वगैरह इसमें पहले डिटेक्ट की जाती है और इसका पता लगाया जाता है। तो एड्स का जो है परीक्षण के लिए व्यापक स्तर पर एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी डिटेल बेटे आगे अपन लेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसका सबसे पहले तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब पता लग गया कि ये पॉजिटिव आ गया, फिर भी बेटे डॉक्टर जो कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करवाते हैं, जिसको कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं एड्स में, एक तो एलिसा टेस्ट, इससे तो ये पता लगाया जाएगा
कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर एक टेस्ट और किया जाता है जो कि एंटीबॉडी के आधार पर होता है बेटे, ध्यान रखना। यानी इस परीक्षण में रोगी का जो सीरम होता है उसके वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण के द्वारा उसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। यानी उसकी एंटीबॉडी के बारे में पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडी कितनी बन रही है कितनी नहीं। क्योंकि बेटे अगर एड्स का कोई रोगी होगा तो बेटे उसमें क्या होगा कि एड्स के रोगी के अंदर एंटीबॉडीज की जो संख्या है वो जो है कम होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि एड्स के रोगी में क्या होगा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो बेटे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है, तो फिर उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज का बनना कम हो जाएगा। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के माध्यम से उसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके और फिर कंफर्म कर लिया जाएगा कि बेटे हाँ इस व्यक्ति को एड्स हो गया है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना है कि एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां आप देख लें बेटे कि पहला टेस्ट तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें किसको शामिल किया जाएगा, एलिसा टेस्ट को। ये वर्ड याद कर लेना बेटे, एलिसा टेस्ट। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एड्स के रोगी में या जो एड्स का कोई रोगी होता है तो बेटे उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है या एड्स के लिए कौन से परीक्षण किया जाता है। तो एड्स के लिए किया जाने वाला जो परीक्षण है उस परीक्षण का नाम है यानी एलिसा टेस्ट। ये वर्ड याद करना बेटे, एलिसा टेस्ट। और एलिसा टेस्ट जो है उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है जो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में किया जाता है। तो याद रख लेना एड्स का इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कैसे की जाएगी, तो बेटे याद रह जाएगा ना एलिसा परीक्षण, है ना, एलिसा परीक्षण। तो सबसे पहले तो एलिसा किया जाएगा। अब एलिसा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जाएगा जो कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। तो ये तो एड्स का इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटे यानी सिम्टम्स ऑफ द एड्स, यानी एड्स के लक्षण। एड्स के लक्षण, एड्स के लक्षण, क्या क्या लक्षण है एड्स के। तो बच्चों पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का खजाना है। यानी सबसे पहले एड्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, तो एड्स का मतलब ये बताया था कि प्रतिरक्षा में कमी। ये वर्ड याद कर लेना क्योंकि एड्स का मतलब ही है इम्यूनो डिफिशियंसी यानी प्रतिरक्षा में कमी। तो लक्षण भी होगा बेटे ये, तो इसका सबसे मुख्य लक्षण जो माना जाएगा ये माना जाएगा प्रतिरक्षा में कमी। अब देखो बच्चों, जब प्रतिरक्षा में कमी आ जाएगी तो ये व्यक्ति एक साथ कई सारे रोगों से संक्रमित हो जाएगा। यानी ये रोग कवक से होने वाले रोग के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग के द्वारा, उसके अलावा बेटे वायरस से होने वाले रोग के द्वारा, यानी कई सारे जो पैथोजन हैं उसके द्वारा ये व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। बेटे एड्स एक कमजोरी बीमारी है, इसमें शरीर कमजोर होता जाता है, ये भी याद रखना, है ना। उसके अलावा भी और जब कई सारे रोगों से संक्रमित होगा तो उनके लक्षण भी तो प्रकट होंगे, तो फिर शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहला जो लक्षण है बेटे वो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, यानी आप कह सकते हो उसकी प्रतिरक्षा में कमी, प्रतिरक्षा में कमी। ये याद रखना बेटे, यानी एड्स का जो लक्षण है वो लक्षण आपको याद होना चाहिए, प्रतिरक्षा में कमी। तो बच्चों याद रख लेना कि प्रतिरक्षा में कमी यानी न्यू समझो रोगों से बचाव में कमी। अब ये व्यक्ति अगर किसी को एड्स हो गया तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आए। अच्छा बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्यों आ रही है, तो याद है ना कि एड्स का जो वायरस है हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जवाब याद है ना, टी लिम्फोसाइट। तो यहां पर क्यों कमी आए, यानी टी लिम्फोसाइट में कमी, टी लिम्फोसाइट में कमी। और टी लिम्फोसाइट में कमी होगी तो बेटे क्या होगा, एंटीबॉडी निर्माण नहीं होगा, एंटीबॉडी निर्माण नहीं। तो ये तो आप इसका संबंध याद रखना कि बेटे प्रतिरक्षा तंत्र में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि एड्स के दौरान शरीर में टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ रही है। और ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती है। तो बेटे जब टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आएगी तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। और आपको पता है हमारे शरीर में रोगाणुओं से बचने के लिए या रोगाणुओं से लड़ने के लिए
क्या उत्पन्न होती है? एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, क्योंकि पैथोजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं बेटे, वो करते हैं एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी शरीर में कम हो गई तो फिर क्या होगा? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाएगा, यानी शरीर की प्रतिरक्षा में कमी आएगी, और प्रतिरक्षा में कमी आएगी तो फिर कई रोगों से अपन जो है वह बचाव नहीं कर पाएंगे। दूसरा लक्षण है बेटे कि इस बीमारी के अंदर क्या होगा? बार बार बुखार आएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, वजन में कमी आएगी, लंबे समय तक खांसी रहेगी, लसिका गांठों में सूजन भी आ जाएगी। इतने सारे लक्षण आप देख लीजिएगा कि बार बार बुखार, क्योंकि बेटे जब एक साथ कई सारी बीमारियों से वह संक्रमित होगा तो बार बार उसको बुखार आएगा। उसके अलावा डायरिया हो जाएगा बेटे, उसको लूज मोशन वगैरह जिसको अपन कहेंगे, क्योंकि आंतें वगैरह भी इसकी खराब हो जाएगी। वजन में कमी आएगी, ये याद रखना, बहुत ज्यादा तेजी से वजन घटता है बेटे इस व्यक्ति का, क्योंकि जब बार बार बुखार आएगा तो खाना भी ठीक से नहीं खा पाएगा, तो इसके वजन में कमी आ जाएगी। वजन में कमी आने के साथ लंबे समय तक खांसी भी बनी रहती है, ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक खांसी भी इसकी रहती है। और लसिका गांठों में सूजन आ जाती है बेटे। लसिका गांठें याद है ना आपको? यानी लसिका गांठें जो होती है ये लसिका यानी लिम्फोसाइट से मिलकर ही बनी होती है। और अपन ने क्या कहा कि एड्स के रोग में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो रही है? टी लिम्फोसाइट। और ये जो लसिका गांठें होती है बेटे, इनके अंदर लसिका पाया जाता है जहां पर टी लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है कि एड्स के अंदर बेटे लसिका गांठों के अंदर भी सूजन आ जाती है। तो क्या क्या सिम्टम्स याद है? लंबे समय तक या बार बार बुखार आना, लंबे समय तक खांसी का बने रहना बेटे, वजन में कमी होना, है ना, वजन में कमी होना, और लसिका गांठों में सूजन आना। तो ये तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स है। और एक पहला सिम्टम्स क्या याद है? प्रतिरक्षा में कमी, ये तो सबसे मेन सिम्टम्स है इसका। उसके बाद में बेटे क्या होगा कि जब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो प्रतिरक्षा में जब कमी आएगी तो उसके कारण जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है आदि से संक्रमित हो जाएगा, यानी इससे नहीं बच पाएगा। अब ये ध्यान रखना, जब किसी, देखिएगा आज अपन दिन भर बेटे इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो क्या कोई जीवाणु हमें संक्रमित नहीं करता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी डिफेंस सिस्टम है कि उस संक्रमित जीवाणु को मार देती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा तो बेटे जब उस व्यक्ति को जीवाणु हो या वायरस हो या कवक हो अगर संक्रमित कर देंगे तो फिर उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, वो उनसे डिफेंस नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र में जैसे ही कमी आएगी, तो प्रतिरक्षा तंत्र में कमी के कारण क्या होगा बेटे कि जो है जीवाणु है, वायरस है, कवक है आदि रोगों से वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो बेटे देखो सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स क्या याद हुआ आपको? प्रतिरक्षा में कमी। ये तो सबसे मेन है। एड्स का मेन मतलब ही यही है कि इम्यूनो डिफिशियंसी यानी प्रतिरक्षा में कमी। तो पहला लक्षण तो ये याद हो गया। और जब प्रतिरक्षा में कमी आ जाएगी तो बेटे वह कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा, तो फिर उसको बार बार बुखार आएगा, उसके जो है बेटे लंबे समय तक खांसी बनी रहेगी, वजन में कमी आ जाएगी, लसिका गांठों में सूजन आ जाएगी। यहां तक के लिए प्रतिरक्षा में कमी के कारण बेटे वो किन किन कारकों के रोगों से संक्रमित हो सकता है? तो वह जीवाणु से संक्रमित हो सकता है, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वायरस से संक्रमित हो सकता है, कवक से संक्रमित हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मा एक परजीवी है प्रोटोजोआ, उससे संक्रमित हो सकता है। तो एक तो ये आपको याद रखना है प्रतिरक्षा में कमी के कारण। फिर आप देखिएगा बेटे कि प्रतिरक्षा में कमी के कारण कई रोगों से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है तथा ये एक साथ, ये वर्ड याद, एक साथ कई रोगों से संक्रमित हो जाता है और इस कारण से इस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से इस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ आप देख लें बेटे ये सिम्टम्स हैं, एड्स के लक्षण है, कोई ज्यादा बेटे जो है हार्ड नहीं है, सीधा सा याद रखना। प्रतिरक्षा में कमी, ये भी आपको याद हो गया। प्रतिरक्षा में कमी होगी तो फिर बेटे बुखार उसको बार बार आएगा, डायरिया हो जाएगा, वजन में कमी है, लंबे समय तक खांसी और लसिका गांठों में सूजन है। प्रतिरक्षा में कमी के कारण क्या होगा बेटे? जीवाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उन रोगों से वे व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। और जब प्रतिरक्षा में कमी होगी तो वह व्यक्ति एक साथ कई रोगों से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा और वह कई रोगों से बेटे जब एक साथ संक्रमित होगा तो
तो फिर किस किस से बचेगा, तो इस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो आपको याद रखना है, यानी एड्स के लक्षण, यानी एड्स के लक्षण क्या क्या हैं। आगे देखिएगा बेटे कि एड्स के लक्षण के बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, इसका उपचार क्या है, यानी एड्स का उपचार, एड्स का उपचार। अब देखो मैंने शुरू में बेटे आपसे कहा था कि एड्स का कोई उपचार नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो उपचार है वो बचाव है। मतलब अगर आप बच गए तो समझ लो यही उपचार है। अगर एड्स हो गया तो बेटे इसकी जो दवाइयां आती है वह थोड़ी मृत्यु को लंबा खींच सकती है, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकती, यानी उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि एड्स का कोई उपचार नहीं है बेटे। जगह जगह स्लोगन लिखे हुए होते हैं कि एड्स जो है वह बचाव ही उपचार है, यानी अगर इससे बच गए तो समझ लो यही उपचार है। बाकी फिर भी बेटे कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है जिससे एड्स के पेशेंट को थोड़ा लंबा समय तक वो जिंदा रह सकता है, बट वह इससे मौत से बच नहीं सकता। तो देखो कि यहां मेरा पहला पॉइंट है कि इसमें पहले दी जाएगी एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग, यानी इसमें कुछ ऐसी दवाइयां दी जाएगी जो कि वायरस को नष्ट करती है, उसे एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको याद है ना कि एड्स, बल्कि इसको पहले नंबर पर लेना आप, एड्स से बचाव ही इसका मुख्य उपचार है। यानी बेटे ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एड्स से बचाव ही इसका सबसे मुख्य उपचार है। लेकिन बावजूद भी चलो ठीक है यार, गलती किससे नहीं होती है ना, गलतियां इंसान कर ही देता है। अब इंसान से गलती हो गई और वो एड्स का शिकार हो गया, तो ठीक है डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट तो देंगे ही सही। तो ये बेटे कौन सी बीमारी है, अच्छा बताओ, ये वायरल बीमारी है या जो है क्या कहते हैं ये जो है बैक्टीरियल बीमारी है या प्रोटोजोआ? तो जवाब देना वायरल, वायरस से होने वाली बीमारी है, क्योंकि इसके अंदर जो है आरएनए वाला वायरस होता है बेटे, है ना, वायरस, HIV वायरस, तो वायरल डिजीज है ये। तो फिर आप इसको दवाइयां क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स, यानी ऐसी दवाइयां जो कि वायरस के संक्रमण को रोके या वायरस की वृद्धि को रोके। तो ये तो याद हो गया। अब देखो कौन कौन सी दवाइयां यहाँ पर लोगे, तो बेटे ये औषधि जो मैंने आपको बताया कि ये औषधि रोगी की मृत्यु को किसका सकती है, प्रति मृत्यु को रोक नहीं सकती। ये आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि जो एड्स है इसकी कुछ दवाइयां मृत्यु को जो है किसका सकती है। वह जहां बेटे वो 1 साल तक जिंदा रहेगा तो दवाइयों की वजह से वो मान लेते हैं 2 साल या 3 साल और जिंदा रह जाएगा, यानी मृत्यु खिसक सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। मरना तो है अब उसे, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटे ये बीमारी ही बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि एड्स बचाव ही उपचार है, और ये जो एंटीवायरल ड्रग्स है ये इसमें ये काम आती है। तो ये इन दवाओं का उपयोग क्या है कि मृत्यु को किसका सकती है, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकती है लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकती। यहां तक के लिए उसके बाद में बेटे इसमें कुछ दवाइयां दी जाती है जिसका नाम है हार्ट, ये याद रखना। अब यहां पर आप गलती से HERT मत कर लेना, हर्ट, वो हर्ट माने हृदय होता है, और यहाँ है हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये याद रखना बेटे। हार्ट की फुल फॉर्म याद कर लेना, यानी हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। देखो अपन जो वायरस ले रहे हैं तो ये वायरस कौन सा है बेटे, तो ये वायरस आपको याद रखना है कि ये रिट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये एक थेरेपी है हार्ट, यानी HAART, तो हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब इसमें क्या किया जाता है, तो ये जो थेरेपी होती है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम को संदमित किया जाता है, जिससे कॉकटेल उपचार भी कहते हैं। क्योंकि आपको याद है ना बेटे कि इसके अंदर एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और एक प्रोटीज एंजाइम भी मिलता है बेटे इसके अंदर, और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, वायरल या नए वायरस कण को बनाने में मदद करते हैं। याद आ रहा है ना आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
ये वायरस आरएनए को किस में बदलता है, वायरस डीएनए में बदलता है। और ये वायरस डीएनए क्या करता है कि नए वायरस कण बनाने के लिए होस्ट सेल के डीएनए को प्रेरित करता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को संदमित किया जाए। तो बेटे ये वायरस को जो ये थेरेपी होती है हार्ट, वह इस एंजाइम को संदमित करती है और इसके संदमित करने से क्या होगा, वायरस आरएनए होगा वो वायरस डीएनए में नहीं बदल पाएगा, और वायरस डीएनए में नहीं बदल पाएगा तो भी बेटे क्या होगा कि जो टी लिम्फोसाइट है वह संक्रमित नहीं हो पाएगी, वो फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी, क्योंकि वहां पर नए वायरस कण बनेंगे नहीं, तो उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा में कमी जो है नहीं आएगी। कुछ समय तक तो ये हो सकता है लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो हार्ट थेरेपी है ये बेटे क्या करती है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रोटेज एंजाइम को संदमित करती है, यानी इनको ग्रोथ होने से रोकती है। तो ये आपको इसका निदान है, उपचार है। पहले तो एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग, एड्स से बचाव, और साथ में हार्ट थेरेपी का उपयोग। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे, हार्ट एक तो ध्यान रखना है HAART है, यानी हार्ट, तो हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। क्या किया जाता है बेटे इस थेरेपी में, इसमें ऐसी दवाइयां दी जाती है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और एक कौन सा एंजाइम है बच्चों, यानी प्रो, इन दोनों एंजाइमों को ये औषधियां रोक देती है, इनको ग्रोथ नहीं होने देती। तो इस तरह से ये तो एड्स का उपचार है। 7वें नंबर पर अपन देखते हैं बच्चों, तो ये आता है प्रिवेंशन, यानी जो है यानी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का माने ये है कि एड्स को रोका कैसे जाए, यानी रोकथाम, एड्स की रोकथाम, एड्स की रोकथाम। तो एड्स क्या है, एक लाइलाज रोग है, यह भी आपको याद रखना है, यानी ला इलाज, कोई इलाज इसका नहीं है, बचाव ही इस रोग का इलाज है। तो एड्स क्या है बेटे, एक लाइलाज रोग है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। अब ठीक है भाई, बचाव ही इसका उपचार है, लेकिन बेचारे कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो एड्स के बारे में जानते ही नहीं है कि एड्स होता क्या है, तो उन्हें बताए कौन। घर घर जाकर तो बेटे हर व्यक्ति बचा नहीं सकता कि यार तू वहां मत जाना, वहां ऐसा काम मत करना, ऐसा काम मत करना वरना ये हो जाएगा। तो भी बेटे इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। तो एक संस्था है हमारे भारत देश में जिसका नाम है नेको, ये वर्ड याद करना बेटे, नेको। और ये जो नेको है इसका जो सिंबल है वो इस तरह से बनाते हैं, अगर आपको याद हो बेटे, तो इस तरह से इसका ये सिंबल बनता है, ठीक है, ये इस तरह से इसका सिंबल बनता है, ये यहाँ पर ये इस तरह से इसका सिंबल बनता है। तो इसका मतलब मना है कि नहीं, क्रॉस है, ये ध्यान रखना। तो बेटे नेको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स के बारे में लोगों को क्या करती है, जागरूक करती है ना, जागरूक करती है। उसके अलावा बेटे एजुकेशन जो है वो बताती है, एजुकेशन में बच्चों को भी बताया जाता है कि लैंगिक संचालित रोग कौन से होते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, इसमें एड्स के रोगियों को शिक्षित भी किया जाता है, उन्हें बताया जाता है बेटे। तो ये दो संस्थाएं हैं, एक तो नेको और एनजीओ। तो ये हमारे भारत देश में बेटे जगह जगह पर प्रोग्राम जो है क्या कहते हैं लागू करते हैं, और वहां पर लोगों को बताया जाता है टीवी के माध्यम से, है ना, पत्रकार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, है ना, स्लोगन के माध्यम से, हर तरह से बेटे बताया जाता है कि एड्स क्या है, और एड्स जो है ये लैंगिक संचालित रोग है। तो इस तरह से ये इसके बेटे जो है क्या कहते हैं कुछ रोकथाम के उपाय भी किए जा सकते हैं। यानी रोकथाम जितना ज्यादा लोगों को शिक्षित करेंगे, तो लोगों को शिक्षित करके एड्स के बारे में बताया जा सकता है, और इस तरह से अपन एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर अपन जो है लगाम लगा सकते हैं। तो ये तो बेटे एड्स के रोकथाम के कारण है। बेटे यहाँ पर एड्स को देखना है कि एड्स की रोकथाम के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो एड्स होता है बेटे, तो इस एड्स की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो यहाँ आप देखिएगा सबसे पहला तो बेटे ये है इसके अंदर कि जो ब्लड बैंक है
उसमें रक्त को HIV से मुक्त करना चाहिए। यानी ब्लड बैंकों को ये सोचना चाहिए बेटे कि यहाँ पर अगर ब्लड को कलेक्ट करें तो वो ब्लड जो है वो HIV से मुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहली रोकथाम तो ये होना चाहिए। दूसरा बेटे यहाँ पर आएगा कि जो अस्पतालों में डिस्पोजल निडल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है बेटे कि पुराने जमाने में जैसे इंजेक्शन होता था तो एक ही इंजेक्शन को 10 आदमियों को लगा दिया करते थे, बस उसे पानी में गर्म करके और थोड़ा स्टेराइल कर लिया करते। तो यहाँ आपको देखना है कि बेटे जो आजकल अस्पतालों के अंदर ये डिस्पोजेबल जो निडल्स है इन्हीं का उपयोग करना चाहिए और ये यूज एंड थ्रो वाली होना चाहिए। इस वजह से भी एड्स नहीं फैलता है। वरना तो बेटे अगर एक निडल्स को अपन 2-3 व्यक्तियों में यूज करेंगे तो एड्स फैलने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। अगला बेटे यहाँ पर आना चाहिए कि यहाँ आप देखिएगा कि कंडोम का मुफ्त वितरण करना चाहिए। यानी बेटे कंडोम जो होता है ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ये तरीका होता है बेटे, तो इसको भी मुफ्त वितरण करना चाहिए। वरना कहीं तो ऐसे महारथी होते हैं कि ये भी खर्चा समझ बैठते हैं कि काय को खरीदे खर्चा होगा, ये नहीं समझते कि उससे पहले बाद में फिर बच्चा होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि कंडोम का मुफ्त वितरण यहाँ पर करना चाहिए ताकि जो है गरीब से गरीब आदमी भी इसका उपयोग करे और अननेसेसरी एड्स या जो संक्रमित बीमारियां होती है उससे बचा जा सकता है। अगला उपाय यहाँ पर आप देखिएगा तो अगला उपाय होता है बेटे ड्रग्स के एब्यूज को कम करना चाहिए। यानी ड्रग्स एब्यूज का माने होता है बेटे ड्रग्स आदतन। यानी ड्रग्स एब्यूज का माने ये है कि जो नशेड़ी होते हैं बेटे तो ये क्या करते हैं एक ही इंजेक्शन से एक दूसरे को ये ड्रग्स ले लेते हैं। जैसे स्मैक वगैरह इंजेक्शन के थ्रू वगैरह जो ली जाती है तो ये ड्रग्स एब्यूज भी यहाँ पर कम होना चाहिए ताकि ये भी एक एड्स के रोकथाम का एक कारण बनता है। आगे आप देखेंगे तो बेटे यहाँ पर होता है यानी मल्टीपल सेक्स पार्टनर या फिर बेटे प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति या समलैंगिकता पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि बेटे मल्टीपल सेक्स पार्टनर है ना या वेश्यावृत्ति, तो इससे क्या होगा बेटे कि अगर बिना प्रोटेक्शन के ये क्रियाएं की जाएगी तो फिर जो है एड्स एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जाता है। तो ये वेश्यावृत्ति भी कम होना चाहिए और साथ में बेटे मल्टीपल सेक्स पार्टनर यानी कोई पार्टनर है और वो एक से ज्यादा बेटे जो है अपने पार्टनर रखता है और किसी को उनमें से अगर एड्स है तो फिर वह सभी में एड्स फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर को कम करना चाहिए और वेश्यावृत्ति और साथ में समलैंगिकता पर भी नियंत्रण रखना चाहिए ताकि इससे बेटे जितनी भी एसटीडी बीमारियां होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ये डिजीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अगला बेटे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आता है हमारे पास में असुरक्षित यौन संबंध। यानी असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है बेटे बिना प्रोटेक्शन के किया जाने वाला सेक्स। अब बिना प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेटे जैसे कंडोम का यूज नहीं लिया और कोई मान लेते हैं बेटे किसी को एड्स है और बिना प्रोटेक्शन के बिना असुरक्षा या बिना सुरक्षा के अगर बेटे लैंगिक संपर्क बना लिया जाएगा तो उस व्यक्ति को भी ये एड्स हो सकता है। तो असुरक्षित यौन संबंध भी नहीं होना चाहिए। यानी बेटे वहां पर कंडोम या जो और भी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो उनका यूज लेना चाहिए। तो असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। उसके अलावा बेटे यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। यानी बेटे ये बताना चाहिए कि जो एड्स है ये बिल्कुल जानलेवा बीमारी है लेकिन इससे बचा जा सकता है क्योंकि एड्स का बचाव ही उपचार है। यह आपको याद रखना है। कैसे बचा जा सकता है कि मल्टीपल सेक्स से बचे, वेश्यावृत्ति से बचे, बेटे जो है संक्रमित सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह उससे बचे, ड्रग्स एब्यूज से बचे। तो इस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इन कारणों से एड्स फैलता है। तो ये भी बेटे याद रखना है कि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उसके अलावा बेटे आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि संदेह व्यक्तियों को नियमित HIV की जांच करानी चाहिए। यानी ये शक हो गया कि बेटे वो बीमार पड़ रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, छोटी छोटी बीमारियां उसको ग्रसित कर रही है, तो फिर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि बेटे उस व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं अपनी नियमित जांच करवानी चाहिए और नियमित जांच करवाने के बाद में अगर उसको शंका है कि बेटे इसको एड्स होने वाला है तो अच्छे से डॉक्टर से वो दिखाएं और उसका नियमित HIV की जांच
जांच करवाकर अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका नियमित उपचार करवाएं। तो ये यहाँ पर भी संभव है। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे कि अगर कोई व्यक्ति संदेह है तो उसको नियमित रूप से ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस की जांच करवानी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे कि अगला पॉइंट जो आता है बेटे हमारा कि एड्स रोगी को हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए तथा उसके उपचार में सहयोग करना चाहिए। बेटे ऐसा नहीं है कि किसी को एड्स हो गया तो फिर जो है मोहल्लों के अंदर उसको आने ही नहीं दिया जाए या घर में उसको घुसने ही नहीं दिया जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटे जो एड्स होता है वो साथ में रहने से नहीं फैलता है। एड्स जो होता है बेटे वो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। एड्स जो होता है वो साथ में भोजन करने से नहीं फैलता है। एड्स जो है वो बेटे जो है क्या कहते हैं साथ में रहने या एक घर में रहने से नहीं फैलता है। तो एड्स के रोगी को हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसको बेटे सांत्वना देनी चाहिए कि ये बीमारी ठीक हो सकती है और उसके उपचार में उसका सहयोग करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि भाई ठीक है, हो गई बीमारी, गलती हो गई, तो अब इसका इलाज प्रॉपर करवाएं। फिर उसके बाद में वेश्यावृत्ति से इन सारी चीजों से बचे। तो बेटे हमेशा जो कोई एड्स का व्यक्ति हो तो उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए और साथ में उसके उपचार में सहयोग करना चाहिए। मतलब ये कि बेटे उसके उपचार को बताना चाहिए कि कहां इसका उपचार होगा, किस तरह से इसका उपचार होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। तो एक बार फिर देख ले बेटे आप, ये हमारा एक टॉपिक है एड्स की रोकथाम और के निम्न उपाय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना कि ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स की रोकथाम के उपचार या उपाय लिखिए। तो बेटे क्या क्या उपाय लिखना है कि सबसे पहले तो ब्लड बैंकों में जो दिया जाने वाला रक्त है वो HIV फ्री होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे अस्पतालों में जो निडल्स का उपयोग किया जाता है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, यानी यूज एंड थ्रो होना चाहिए कि एक व्यक्ति में अगर निडल्स का यूज ले लिया तो उसको फेंक देना चाहिए बेटे, दोबारा उसको यूज नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा बेटे ड्रग्स एब्यूज से बचा जाना चाहिए, यानी कई व्यक्ति ड्रग्स लेते हैं तो एक ही इंजेक्शन से कई सारे व्यक्ति उसको ले लेते हैं, तो इससे भी बचा जाना चाहिए। उसके अलावा बेटे याद रखना वेश्यावृत्ति से बचना चाहिए, है ना, समलैंगिकता से बचना चाहिए या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो लैंगिक संचरित रोगों को फैलाती है। उसके अलावा बेटे असुरक्षित यौन संबंध नहीं होना चाहिए। अगर किसी अननोन पर्सन के साथ में सेक्स संबंध बनाते हैं तो बेटे वहां पर प्रोटेक्शन के तौर पर कंडोम का उपयोग करना चाहिए। और यह भी याद रखना बेटे कि इसका जो सुरक्षित तरीका है वह कंडोम का उपयोग करना है, यह भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे आपको याद रखना है कि जो एड्स का रोगी है इसके साथ में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, इसके उपचार में इसका सहयोग करना चाहिए। इसको बताना चाहिए कि भाई देखो एड्स जो है, आप मेरे साथ में बैठेंगे तो मुझे कोई एड्स नहीं होगा, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मुझे कोई एड्स नहीं होगा। तो जब ऐसी बात अपन एड्स के रोगी से करेंगे तो बेटे उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और साथ में उससे कहें कि यार इसका इलाज करवाएं, तो जो है बेटे उसको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एड्स की रोकथाम के लिए निम्न उपाय होने चाहिए। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।